हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू पीपल? सो आज का जो चैप्टर है, आज हम लोग करेंगे यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1, क्लास 11। और द चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो तो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और द उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी तक ही करेंगे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कल करेंगे। सो चलिए, लेट्स मूव अहेड। सो पहले तो लेट्स पॉन्डर, लेट्स हम लोग थोड़ा सोचते हैं। पॉन्डर का मतलब सोचना। एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सोचना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन्स टू बी अलाइव? जिंदा है हम, उसका मतलब क्या होता है? एवरीवन, कभी ने किसी ने नहीं सोच, कोई नहीं सोचता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी अलाइव। सो आज हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइव। सो आई एम श्योर आप लोग ये देखते होंगे बहुत वंडरफुल थिंग्स यू पीपल इज सीइंग, लाइक आप लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी देखते होंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल माउंटेन्स। ठीक है, नॉन लिविंग, ये सब ब्यूटीफुल माउंटेन, ओशियन, यू नो दिस आर नॉन लिविंग थिंग्स बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। ये लोग दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट देयर आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म which attracts you, like dog. You know, dog, I like dog. बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, but I like dog. Horses, you know, horse, galloping horse. Have you seen galloping horse? मतलब जो दौड़ रहा है, ऐसा horse. तो तो थिंक अबाउट दिस लिविंग थिंग, कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना फैसिनेटिंग है। द ठीक है, तो द क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलाइव। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। भी हम लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइव, तो इसके बारे में अभी जानेंगे। बट एक क्वेश्चन और हो सकता है, लिविंग का मतलब क्यों? अगर कोई लिविंग थिंग होते ही नहीं इस वर्ल्ड में तो क्या होता? तो बट उसका आंसर हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि वो फिलोसफिकल, मोर फिलोसफी है। ठीक है, सो वी आर नॉट डीलिंग विद फिलोसफी, वी आर डीलिंग विद टेक्निकल पार्ट। तो लेट्स डू। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? देखिए, इतने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं: सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, होम्योस्टैसिस, सेंसिटिविटी एंड एडप्शन। सो एडेप्टेशन। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों के बारे में अभी पढ़ेंगे कि सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, होमियोस्टैटिस क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, एडप्शन, एडेप्टेशन क्या है। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, तो इसमें ये सारे चीज, ये सारे कैरेक्टर हैं मेरे में। सारे कैरेक्टर है, मतलब मेरे में मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है, होमियोस्टैसिस का कैरेक्टर है, सेंसिटिविटी का है, एंड अडेप्टेशन का है। और ऑब्वियसली मैं एक सेल से बना हुआ हूं, तो इनका है। बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे। सो आज हम पढ़ते हैं। तो पहले तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लोग, अगर आप देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ, मिलियंस ऑफ सेल से। लेकिन ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे नाइन्थ में, टेंथ में, ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल मतलब उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर सेल से बने होते हैं। जस्ट गिव मी ए मिनट। ओके, okay, I want to bring the blackboard. ओके, उसमें ये आ नहीं रहा, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, 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 एरो हिडन, ऑटोमेटिक हाईलाइट, इरेज पेन,
ओके, सो शायद ब्लैक बोर्ड नहीं आता है। हाँ, ओके आ रहा है ब्लैक और वाइट स्क्रीन, ठीक है। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, ओके, तो जितने भी सेल, जितने भी जैसे ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर है, वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना यूनिसेलुलर है। सबसे बड़ा एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम का। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मल्टी सेलुलर तो जानते ही हम लोग, प्लांट है, एनिमल है, ये सारे मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने होंगे। ये डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का नहीं बना होगा, ठीक है। और वो अगर सेल का बना होगा तो वो डेड सेल का बना होगा। जैसे प्लांट का, आप प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को अगर निकाले तो वो तुरंत निकल जाता है, क्योंकि वो डेड सेल है, ठीक है, वो मरा हुआ सेल है। और अगर देखा जाए तो सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्यों बोल रहा हूँ, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, आप एक दीवार बनाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बनाते हैं? दीवार बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होता है, और ईंट को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और प्लास्टर करते हैं, तो दीवार बन जाता है, करेक्ट, ठीक है। तो एक दीवार हम लोग बोल सकते हैं ना एक स्ट्रक्चरल यूनिट है पूरे, सॉरी, एक ईंट और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है पूरे दीवार को बनाने के लिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसलिए एक सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट टू क्रिएट होल ऑर्गेनिज्म। और पूरे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए एक सेल चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शनल यूनिट है। मतलब फंक्शनल यूनिट का मतलब कि एक जो सेल है, जैसे लिवर का सेल मान लीजिए, तो लिवर्स का सेल खुद एक अपना काम करता है, ब्रेन सेल खुद एक अपना काम कर सकता है, ठीक है। सो वो एक फंक्शनल यूनिट भी है, वो प्रॉपरली अपना काम करता है। सो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेलुलर स्ट्रक्चर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म। तो लुक, पहले तो आप पूछेंगे ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखिए, जो हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना डाइजेस्ट होता है और अल्टीमेटली हमें एनर्जी मिलती है। तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। जो रोटी, अगर आप सपोज यू आर ईटिंग रोटी, रोटी वो धीरे कन्वर्ट हो रहा है, ये रोटी कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल के माइटोकॉन्ड्रिया को में एटीपी बनता है। सो वी ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बाद में। बट ये देखिए, इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस, मतलब इतने सारे रिएक्शन अंदर बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो इसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, ठीक है। ये केमिकल जो है ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, यू नो, जो जो कॉम्प्लेक्स बॉडी चीज को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे ये स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स था, अब वो ग्लूकोज में चेंज हो गया, तो ग्लूकोज में चेंज हो गया, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। तो ठीक है, दिस इज व्हाट मेटाबॉलिज्म इज, ठीक है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे थाउजेंड ऑफ रिएक्शन होते रहते हैं, बहुत थाउजेंड, कभी कभी और हमेशा होते रहते हैं। और ये प्रोसेस जो ऑफ केमिकल रिएक्शन का इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा? नहीं होगा, सिंपल, नहीं होगा। लेकिन एक चीज है, एक कंसेप्ट होता है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब सेल के अंदर, मतलब नहीं, लेबोरेटरी के अंदर। समटाइम ना साइंटिस्ट जो होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ये एक लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब रिएक्शन, केमिकल का रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर,
तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लिविंग है। ये बिकॉज हम लोग आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं और हमेशा होते रहते हैं, हजारों हजारों रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स शुगर है या प्रोटीन है, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड फिर एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर से प्रोटीन बनाता है। फैट है, फैट टूटता है ग्लूकोज में। स्टार्च है, स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है। और फिर कभी जब एक्सेस फैट हम लेते हैं या फिर एक्सेस ग्लूकोज लेते हैं या फिर एक्सेस खाना खाते हैं, तो वो ग्लूकोज फिर से कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और ग्लाइकोजन ये सेव होता है हमारे लिवर में, ठीक है। तो और ये बाद में जब हम खाना नहीं खाते हैं, फास्ट करते हैं, तो ये फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। तो देखिए कितने सारे रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। पहला कंडीशन क्या था? सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी सेल का बना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? मेटाबॉलिज्म। अब तीसरा कंडीशन की बात करते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, देखिए एनिमल का भी होता है। एनिमल मतलब जैसे हम हुए, उनका भी ग्रोथ होता है, और प्लांट का भी होता है। प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिंदगी भर वो ग्रोथ करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, उनका ग्रोथ हमेशा होता रहता है। एनिमल का ग्रोथ कुछ समय के बाद, एक सर्टेन एज के बाद इट स्टॉप्स, रुक जाता है। सो देखिए ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन साइज। मतलब आप जैसे छोटे थे, बहुत छोटे थे, और आज आप 17 साल के हो गए, 16-17 साल के हो गए, तो आपका साइज ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हर बॉडी पार्ट का इंक्रीज हुआ। आप अगर देखेंगे तो आपकी हाइट बढ़ी है, आप अगर देखेंगे तो हाइट बढ़ी है, हमारा आपका हाथ का हाइट बढ़ा है, यू नो। सो हर बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है। और ये ग्रोथ होता क्यों है? क्योंकि हम लोग मल्टीप्लीकेशन, सेल का सेल जो है कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाई होता रहता है, जिसके कारण फिजिकल ग्रोथ होता है। और लेकिन डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट थोड़ा सा ना ग्रोथ से डिफरेंट है। देखिए डेवलपमेंट जो है ना, फंक्शनल कैपेसिटी आपकी कितनी बड़ी है। कुछ लोग को अगर देखा जाए देखेंगे तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग फिर भी बहुत डेवलप नहीं हो पाता, फंक्शनल कैपेसिटी नहीं होता है। तो उस तो उनका डेवलप ग्रोथ तो हो गया, बोलते हैं ना ग्रोथ तो हो गया, बट डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। सो जैसे डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड रेफर टू इंक्रीज इन फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म resulting from production of specialized tissue from unspecialized one। मतलब अगर किसी किसी जगह में ना डेवलपमेंट, अगर आप देखें प्लांट में भी कुछ कुछ ना अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, बस स्लोली एंड स्टेडली वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना इंटरनली होता है, कभी आउटसाइड आपको नहीं दिखेगा। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। अगर अगर आप एक सर्टेन एज पे पहुंच गए तो आपका ग्रोथ रुक जाता है, आप और भी लंबे नहीं होते। हालांकि ग्रोथ, आपका लंबाई, ये सब जीन पे डिपेंड करता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो अगर अब ये मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ग्रोथ में जो है बॉडी मास बढ़ता है, बॉडी मास ग्रोथ में बढ़ेगा। लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने कभी ये देखा होगा सैंड, यू नो, डेजर्ट में अगर जाएंगे तो सैंड देखिएगा, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो उस सैंड पे थोड़ा कम सैंड था, फिर ज्यादा सैंड आ गया, फिर ज्यादा सैंड आ गया, फिर ज्यादा सैंड आ गया, फिर ज्यादा सैंड आ गया। तो ये भी तो ग्रोथ हुआ ना। यू कैन आस्क सर, ये भी तो ग्रोथ है, ठीक है। अगर आप देखें तो माउंट एवरेस्ट जो अभी 8000, माउंट एवरेस्ट 8842 मीटर है, मतलब 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर के आसपास। वो भी हर साल बोला जाता है कि 1 मिलीमीटर का ग्रोथ हो रहा है उसमें, ठीक है। तो क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो मतलब क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला आपसे, ग्रोथ का एक कंडीशन है कि वो
लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनली होता है। पर ये अगर आप देखें इन माउंट एवरेस्ट और सैंड का टीला बन जो बड़ा हो जाता है वो एक्सटर्नल है, बिकॉज कुछ ना कुछ बाहर से सैंड उसमें आ रहे हैं। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो सैंड बाहर से हवा सैंड लेके आता है और उसमें इसको फिर से इस पे डाल देता है, तो ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल है। और ये तो एक रीजन हो गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, माउंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दूसरा रीजन होगा माउंटेन मेटाबॉलिज्म भी नहीं करता है। तीसरा रीजन होगा ये इसके पास सेल भी नहीं होता है। तो इसीलिए यू कैन नॉट से कि दिस इज ग्रोथ, माउंटेन इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंडीशन नहीं हो सकता है, इतना याद रखिए। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करके बच्चे बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। जैसे टाइगर का बच्चा है, तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन का। सो लेट मी गो बैक टू यस। हाँ, तो रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो ये इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, मतलब बच्चे पैदा करना। ओके, और ये जो प्रोजेनी होता है ना, उनका फीचर अगर आप देखें तो मोर और लेस अपने पेरेंट के ऐसा होता है। मैं अगर आप पेरेंट के ऐसा बता रहा हूँ, जैसे आप आप आपके पेरेंट के दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं। आपके पेरेंट के दो पैर हैं, आपके भी दो पैर हैं। आंख, दो आंख है। तो मोर और लेस कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो पेरेंट के ऐसा होगा। एग्जैक्टली हम लोग नहीं दिखते अपने पेरेंट कैसा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोड़ा थोड़ा पेरेंट कैसा होता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्चुअली दो तरह का होता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होती है, गैमेट बनाती है। आ, आ, या तो गैमेट सेम एक ही ऑर्गेनिज्म में बनता है, या फिर मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, अपोजिट सेक्स होता है। और उसके बाद जब मेल ऑर्गन एंड फीमेल, मतलब स्पर्म, इन ह्यूमन के स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड एग मिलता है, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, सम टाइम में क्या होता है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स गैमेट्स जो कि थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, ये दोनों मिले तो नया ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, तो तरह के और इस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना कोई मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें ए सिंगल ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी है अपना बच्चा पैदा करने का। मतलब देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए एग्जाम्पल देते हैं। फंगस देखिए, फंजाई। फंजाई जो है, आपने फंजाई मतलब हिंदी में फुफुंदी बोला जाता है शायद। उसको अगर आपने देखा होगा कि आप अगर लेदर का जैकेट या फिर इसको लेदर के जैकेट को ऐसे ही टांग के छोड़ दीजिए 6 महीने, आपको देखेंगे व्हाइट 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 व्हाइट, उसमें ये लग जाएगा, फुफुंदी लग जाएगा, फंगस लग जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट, आपको एक ये फंगस लग जाएगा। तो ये आप तो फंगस आया कहाँ से? देखिए, फंगस जो है ना, ये इसका स्पोर हमारे इन्वायरमेंट में रहता है। यही फंगस क्या करता है, ये जो फंगस होता है बहुत सारे स्पोर प्रोड्यूस करता है, इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिला, ये बस पहुंच गया और ग्रो कर गया। तो और उसके बाद ये जो जब ग्रो किया, उसके बाद फिर से वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ फंगस डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट ना ये बडिंग, मतलब वो ऐसे बड बनाता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और ये बड फिर अलग हो जाता है और फिर से ये एक नया ईस्ट बन जाता है। ठीक है, बहुत फैसिनेटिंग है। हाइड्रा भी होता है ऐसे ही, हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी बड बनाता है, वो भी बड बनाता है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को का मतलब है फ्लैट वॉर्म। ये फ्लैट वॉर्म होता है,
ये क्या होता है, व्हाट हैपेंड, ये दिस फ्लैटफॉर्म्स एक्चुअली डिवाइड होगा ऐसे, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और दिस पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं, वन सेकेंड, एक और ऑर्गेनिज्म जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको बोला जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन ऐसे ही करता है, एक बैक्टीरिया गट कन्वर्ट होके 2 में बन गया, ठीक है, फिर 2 4 में बन गया, फिर 4 8 में बन गया। बट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि सर तो इसमें ग्रोथ कहाँ हुआ, बॉडी मास तो बना ही नहीं, ग्रोथ कहाँ हुआ, ग्रोथ हुआ नहीं। ग्रोथ एक्चुअली ना बैक्टीरिया के केस में ग्रोथ कम, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जित सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, आंसर है मोर और लेस हाँ, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एक म्यूल होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे वो आपने ये बीज, हनी बी की बात सुनी होगी, हनी बी में एक होता है वर्कर बी, वर्कर बी, ये ना ये स्टेराइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कोई भी नहीं बच्चे पैदा कर सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कर ही नहीं सकता। सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता। सो आई थिंक रिप्रोडक्शन क्लियर होगा, रिप्रोडक्शन इज अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉर वेरी वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर आपको डिफरेंस जानना है लिविंग और नॉन लिविंग में, तो रिप्रोडक्शन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है। अब नाउ करते हैं सेंसिटिविटी, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सेंसिटिविटी क्या होता है, देखिए ऑल ह्यूमन बीइंग, प्लांट, सब कुछ ना कुछ सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैं सेंसिटिव क्या होते हैं, जैसे प्लांट, अगर आप देखें ये प्लांट है, प्लांट ना हमेशा लाइट की तरफ थोड़ा बेंड हो जाता है क्योंकि उनको लाइट चाहिए होती है, इसको फोटो पेरियडिज्म कहा जाता है, वील टॉक लेटर, ठीक है। तो ये सेंसिटिव है लाइट के लिए, ठीक है। तो ये बिकॉज ये लिविंग है इसलिए सेंसिटिव है। नाउ अगर आप ह्यूमन को देखें, लेट्स सी ह्यूमन, आप एक गरम तवा को ट्राई टू, गरम तवा को ट्राई टू कैच और ट्राई टू होल्ड, आप क्या करेंगे, एकदम सीधा छोड़ देंगे, राइट, बोलेंगे ओह तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेंसिटिव है, हम लोग एक्सटर्नल स्टिमुली, देखिए एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली, हम लोग जो एक्सटर्नल स्टिमुली, इस केस में सन लाइट स्टिमुली था, स्टिमुलाई था, स्टिमुल, और इस केस में हीट स्टिमुलस है। तो अगर इस एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम लोग रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम जो भी रिस्पॉन्स कर पा रहा है इसका मतलब वो लिविंग है। एक्सटर्नल ये जो है ना स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मच्छर, मॉस्किटो मारने के लिए हम मॉस्किटो का वो जो दवा देते हैं उससे क्या होता है, मॉस्किटो भाग जाता है, क्यों भागता है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसीलिए वो भाग जाता है क्योंकि वो उस केमिकल से हेट करता है, अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए वो भाग जाता है। लेकिन आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तकिए पे मारिए, वो तकिए पे वो आप मारिए, वो क्या कहते हैं, जो हीट है, तकिया भागेगा, तकिया नहीं भागेगा। मोबाइल पे मारिए, नहीं भागेगा, ठीक है। तो क्योंकि उनमें सेंसिटिविटी होती है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंसिटिविटी होती है, इसलिए वो भाग जाते हैं, इसलिए वो रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस का। लेकिन ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं करते। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस पहले होता क्या ये जान लेते हैं। होम्योस्टेसिस इज ए मेंटेनिंग ए स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम। इसका डेफिनेशन ये है, थोड़ा रट लीजिएगा। एग्जाम्पल हम लोग देते हैं थर्मो रेगुलेशन। देखिए गर्मी का दिन है और ठंड का दिन है। सपोज गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होगा। क्यों होगा राइज? क्योंकि गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। और इसके कारण ना ब्लड वेसल, जो आपके अंदर ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगा, और जिसके कारण हीट लॉस होगा, ठीक है।
और हीट लॉस होगा तो स्वेट ग्लैंड जो है ना पसीना बहाना शुरू कर देगी। आपको देखें गर्मी के मौसम में पसीना बहने लगता है, और जैसे पसीना आता है तो थोड़ी थोड़ी जो हवा होती है उससे आपको ठंडक लगती है, ठीक है, और जिसके कारण वापस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और ठंड के दिन में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो बॉडी वेसल जो होगा अंदर, बॉडी का जो वेसल जिसमें ब्लड घूम रहा है वो कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ जाएगा। सो हीट आपका बच जाएगा, मतलब वो हीट वहां पे, तो अगर सिकुड़ गया तो इसका मतलब स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं हुआ, स्वेट ग्लैंड कोई भी पसीना नहीं निकाल पा रहा है, तो जिसके कारण वो सिकुड़ गया और आपको सिवरिंग होने लगेगी, एकदम सिवर होने लगेगा। आप देखते हैं ठंड में बहुत ज्यादा सिवरिंग होती है, और सिवरिंग होगा तो मसल क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो मसल हीट प्रोड्यूस करेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को कहा जाता है होमियोस्टेसिस। जब भी बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशन मिलता है तो वो अपने आप को ढालना चाहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे समर में वो पसीना निकालेगा, और विंटर में वो आप कांपने लगेंगे, ठीक है। ये दोनों काम इसलिए कर होता है क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है उस पर वापस आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर, अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो ऑटोमेटिक ये उल्टा नहीं होता है। बॉडी टेम्परेचर है तो ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रिक्शन नहीं होने लगता है। मतलब अगर बॉडी बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है तो ऐसा नहीं होगा कि ये हीट जो है मतलब स्वेट ग्लैंड अपने आप कोई ये फ्लूइड सीक्रेट करने लगेगा या फिर नहीं करने लगेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव फीडबैक बोला जाता है, लेकिन वो थोड़ा बाद में किया जाएगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन ये पॉजिटिव फीडबैक आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, एडेप्टेशन, लास्ट है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी, आपका बॉडी किसी भी कंडीशन में अडॉप्ट कर सकता है। दो तरह का एडेप्टेशन होता है, एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन होता है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, टेम्पोररी है, शॉर्ट टर्म का मतलब ही टेम्पोररी है, लॉन्ग टर्म मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए एडेप्टेशन। और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, अगर पर्टिकुलर स्ट्रेस हुआ तो शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए होता है। ये जो होता है लाइफ लॉन्ग एडेप्टेशन होता है, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ती है इसको ये है, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है वो मोस्टली हेरिटेबल नहीं होता है, मतलब लेकिन जो लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है वो हेरिटेबल होता है, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगा, ऐसे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जो है हेरिटेबल होता है। इवोल्यूशन में शॉर्ट टर्म का कोई ये नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एडेप्टेशन का। जैसे एग्जांपल हम देते हैं टैनिंग ऑफ स्किन। टैनिंग ऑफ स्किन, जब आप धूप में जाएंगे ना तो आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो गोरे लोग होते हैं वो धूप में जाते हैं तो वो थोड़े काले हो जाते हैं। उनका मेन एम क्या होता है ना काले होने का, ताकि उनका विटामिन डी बनाना उनका, ठीक है। लेकिन जैसे वो वापस आएंगे, रूम धूप से बाहर निकलेंगे, वो वापस गोरे हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है, उनका एम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको विटामिन डी चाहिए थी। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन में अगर देखिए तो अगर चिड़िया देखेंगे आप, चिड़िया को देखा होगा आपने, तो उनका बीक, मतलब जो चोंच होता है अलग अलग साइज का होता है, कोई बड़ा होता है, कोई डिफरेंट, कोई एकदम पतला होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, डिफरेंट साइज का होता है। वो फीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है, वो कैसा खाना खा रहा है, कहाँ खाना खा रहा है। जैसे बत्तख मछली खाता है तो उसका थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन में हुआ है, मतलब अगर अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जिराफ की बात करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है जिराफ की। जिराफ पहले खाता था, उसको खाना मिल जाता था आराम से नीचे जमीन पे, तो वो आराम से खा लेता था। धीरे धीरे नीचे पेड़ पौधे खत्म होने लगे, ठीक है, जो श्रब थे, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे खत्म होने लगे, और पेड़ अब ऊपर, बिकॉज उसका नेक, पहले नेक उसका ये नहीं था, नेक लंबा नहीं था, नेक नॉर्मल था, लेकिन जिस एरिया में रहता था वहां नीचे वाले पेड़ पौधे खत्म होने लगे, तो वो धीरे धीरे ऊपर वाले पेड़ को ट्राई करने लगा खाने का, ऊपर पेड़ के पत्तियों को खाने का ट्राई करने लगा, लेकिन उतना नेक नहीं था, इसलिए वो मरने लगे। लेकिन धीरे 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 उनका नेक बढ़ता गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन, पांचवें जनरेशन, फिर धीरे धीरे वो उनका नेक अब बहुत बड़ा हो गया, ताकि अब वो किसी भी पेड़ को कहीं भी खा सकते हैं। सो आगे बायोडाइवर्सिटी की बात हम लोग नेक्स्ट
क्लास में करेंगे. सो गाइज चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. लेट मी स्टॉप द शेयर. ओके.